अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अरे आप लोग बोर हो रहे हैं? अरे तो फिर अपनी बोरियत को रख दीजिए साइड पर और जल्दी जल्दी से अपने ज़रूरी काम निपटा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ले आए हैं आपका मोस्ट वेटेड नॉवेल 700 में बसा है तेरा नाम, एपिसोड 16। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवेल की तरफ। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवेल की तरफ। 700 में बसा है तेरा नाम, रिटन बाय फरवा खालिद, एपिसोड 16। सिर्फ बाहर खड़ी गार्ड नहीं, इस बंगले का हर फर्द मुझे ख़त्म ही करना चाहता है, और तुम उनमें सर फहरिस्त हो। मुझे लगा था मेरी मदद करने की खातिर अब तक शब्बीर खान या अपनी माँ को मेरे बारे में नहीं बताया, लेकिन इस मामले की असल हकीकत भी अब मेरे सामने आ चुकी है। तुमने अब तक किसी को मेरे यहाँ आने के बारे में इसलिए नहीं बताया कि इस तरह तुम्हारा पोल खुल जाने का भी खतरा है। ये एक्टिंग दोबारा मेरे सामने मत करना। जो लड़की खुद मुझे मारना चाहती थी, उसकी मुंह से अपनी फिक्र सुनना किसी जोक से कम नहीं है मेरे लिए। और एक आखिरी बात, तुम्हारी उस दी ग्रेट शब्बीर खान ने ना हर कमरे में सीसीटीवी फुटेज लगा रखा है। सामने दीवार पर लगे बल्ब में उसने खुफिया कैमरा छुपा रखा है। तो इन कैमरों से डराने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे। वहबान एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोलता, उसे जमा देने वाली निगाहों से घूरता, दरवाजे से साइड पर धकेलता वहाँ से निकल गया था, जबकि इंशा हक्का बक्का सी खड़ी रह गई थी। एक तरफ वो इस शख्स से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी जानिब उसकी अपने हवाले से इतनी बदगुमानी देख इंशा का दिल बुरी तरह से बेचैन हुआ था। इंशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ में इस इंसान की कोई जगह नहीं थी, मगर उसका दिल इसकी शख्सियत का शैदाई होकर रह गया था। उसने बहुत कोशिश की थी कि इसका ख्याल दिन में ना लाने की, मगर कमबख्त दिल पर उसका जोर नहीं चल पाया था। इस वक्त भी वो न जाने किस मकसद की खातिर खुद को खतरे में डालकर अकेला अंदर गार्ड के झुरमट घुस चुका था, और इधर इंशा दरवाज़ा उसकी खातिर ही खुला रखे बेचैनी से रूम में चक्कर काट रही थी। वहबान का कहीं और से घुसना शब्बीर खान को अलर्ट कर सकता था। इंशा से लाख बदगुमान और गुस्सा सही, मगर वो इतना यकीन अभी भी उस पर रखता था कि वो किसी सूरत उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए क्या? इंशा इतनी देर हो जाने पर फिक्रमंदी से बोली थी, जब उसी लम्हे खुले दरवाजे से आती फायरिंग की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। इंशा का दिल जोर से धड़क उठा था। अगर वो पकड़ा गया तो वहाँ से उसका बच निकलना नामुमकिन था। या अल्लाह जी, प्लीज़ उसकी हिफाजत करना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज़ अल्लाह जी, उसकी मदद कीजिएगा। इंशा का दिल बेचैन हुआ था। अगर ये गोली उसे ही लगी हुई तो? इससे आगे इंशा कुछ सोच ही नहीं पाई थी। इतनी देर बाद भी वहमान को वापस ना आता देखकर इंशा खुद ही बाहर निकल आई थी। कमरे के बाहर उसे एक हलचल सी महसूस हुई थी। तमाम गार्ड्स के अंदाज मशकूक से लगे थे उसे, जबकि एक जानिब कॉरिडोर में पड़ा खून उसकी आंखों में नमी भर गया। सर, प्लीज़, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। सजावल हन्नात को अब शराब की चौथी बोतल उठाता देखकर उसके करीब आया था, जिस पर हन्नात की जानिब से मिलने वाली घूरी पर सजावल के कदम वहीं जम गए थे, और वो बेबसी से उस वजाहत के शाहकार को देख कर रह गया था, जो अपने आप को अपने हाथों से ज़ाया कर रहा था। सजावल उसके बहुत करीब रहने के बावजूद उसके इस इसराफ की वजह नहीं जान पाया था। न जाने इसके माजी में ऐसा क्या हुआ था कि वो अब तक उस दर्द और तकलीफ से नहीं निकल पाया था। पूरी दुनिया के सामने एक कामयाब बिजनेसमैन दर हकीकत अंदर से इतना टूटा हुआ था, सजावल के सिवा कोई नहीं जानता था। हन्नाद मोहतशिम की ज़िंदगी में ना कोई ऐसा इंसान था जो उसे संभालता, उसके दर्द को बांटता, क्योंकि हन्नाद मोहतशिम ने कभी किसी को अपने इतने करीब आने ही नहीं दिया था। उसे ये सारी दुनिया और उसका हर फर्द फरीब से ज़्यादा कुछ नहीं लगता था। हन्नाद मोहतशिम में सबसे बड़ा खला ही यही था कि वो किसी पर एतबार नहीं कर पाता था। यह शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खौफ था। हन्नाद मोहतशिम की बेहिसी और संगदिली के चर्चे उसके पूरे सोशल सर्कल में फैले हुए थे।
सर्कल की तमाम हसीन लड़कियां हर पार्टी में उसके गिर्द मंडलाती पाई जाती थीं, जिनको उससे कभी घास नहीं डाला था। हाँ, कभी तंग आकर, अपने अंदर की तन्हाई से घबराकर उसने कुछ हसीनाओं को अपने बिस्तर की जीनत बनाया था। उनको उनकी सोच से भी बढ़कर मुआवजा दिया था। मुआवजा देने के बाद उसने आज तक मुड़कर उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। लेकिन इस सब से भी उसे सुकून नहीं मिल पाया था, बल्कि उसके अंदर का इज़्तिराब मज़ीद बढ़ जाता था। वो बिल्कुल पस्तियों में घिरा हुआ इंसान था, जिसे सिर्फ सुकून की तलाश थी, मगर वो अब तक इसमें नाकाम रहा था। इस वक्त भी वो शराब की चौथी बोतल भी आधी खाली कर चुका था। उसकी गैर होती हालत को देखते सजावल आंखों में नमी भरे रूम से निकल गया था। मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करते उसके चेहरे पर हनाद मुहतशिम के लिए कुछ कर गुजरने की चमक वाज़ेह थी। बाहबान को खबर मिली थी कि आज शब्बीर खान घर पर नहीं था और उस खबीस इंसान ने अपने ख़ास आदमी अल्ताफ़ समेत बाकी भी एक दो लोगों की फैमिलीज़ को यरगमाल बनाकर रखा हुआ था। बाहबान ने ये जान लेने के बाद कि 10 के करीब मासूम जानें ख़तरे में हैं, खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया था। बाहर की तकरीबन तमाम गेट्स पर बहुत ज़्यादा सख्ती थी, जहाँ से अंदर जा पाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसने इंशा के कमरे के राज से अंदर जाने का सोचते वैसा ही किया था, जिसके बाहर मौजूद गार्ड्स में 2 आदमी अब उसके भी शामिल हो चुके थे। जब से उसे ब्लैक ईगल की इंशा के हवाले से डिमांड का पता चला था, तब से उसने इंशा की सिक्योरिटी के लिए अपने आदमियों को इंतहाई होशियारी से शामिल कर दिया था। इंशा इस मिशन में उसके लिए बहुत अहम थी। उसे अच्छे से मालूम था कि इंशा बहुत से राजों के बारे में जानती है। जहाँ तक बाहबान की मालूमात थी, इंशा ही वो वाहिद लड़की थी जिसने ब्लैक ईगल का चेहरा देख रखा था। इस वजह से भी इंशा का उसके हाथ से निकलना या किसी और के हाथ चढ़ना नुकसान का बाइस ही था। इन सब बातों से एहतियात की वजह से ही उसने ऐसा कर रखा था, वरना इंशा के साथ जुड़ा अस्मारा बेगम और शब्बीर खान का हवाला बाबान हातिम को उसके बारे में कुछ अच्छा सोचने ही नहीं देता था। और अगर कभी वह ऐसा कुछ सोचना चाहता भी था, तब भी इंशा कुछ न कुछ उल्टा करके उसे खुद से शदीद बदगुमान कर देती थी। बाहबान उसमें अस्मारा बेगम और शब्बीर खान की झलक देखकर उसे मज़ीद नापसंद करने लग जाता था। बाहबान इस वक्त भी अपने उन्हीं दोनों आदमियों की मदद से इंशा के रूम से निकला था, जो पहले ही उसके लिए बेसमेंट तक का रास्ता क्लियर कर चुके थे। वहाँ के एक गार्ड को बेहोश करके बाहबान उस गार्ड्स के ही स्याह यूनिफॉर्म में मलबूस बेसमेंट तक पहुँचा था, जहाँ उन मासूम बेगुनाह लोगों को भूखा प्यासा रखा गया था। इंशा के दिए गए नक्शे से ही उसने बेसमेंट का वही खुफिया रास्ता इस्तेमाल करते उन लोगों को वहाँ से निकाला था, इससे पहले कि वो खुद वहाँ से निकलता। अस्मारा बेगम और बाबर को किसी के बेसमेंट में होने का इल्म हो चुका था, लेकिन मेजर बाहबान हातिम तक पहुँचना उनके लिए ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं था। आसफा गहरी नींद में थी जब तकिए के करीब रखा उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ था। हिना की नींद खराब ना हो इसलिए उसने साउंड ऑफ कर रखा था। वो खुद भी गहरी नींद में थी, मगर मुसलसल सर के साथ हिलते फ़ोन ने उसकी नींद में खलल पैदा कर दिया था। उफ़ अल्लाह जी, ये इस वक्त भी कोई कॉल करने का टाइम है। अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को। आसफा ज़ेरे लब बड़बड़ाती बिना आंखें खोले मोबाइल उठाकर कॉल अटेंड करती फ़ोन कान से लगा गई थी। मिस आसफा, मैं हन्नाज सर का असिस्टेंट सजावल बात कर रहा हूँ। सजावल की आवाज़ सुनकर आसफा का दिमाग भग से उड़ चुका था। बॉस क्या कम था जब उसका मुलाजिम भी रात गए कॉल कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कॉल करने की, घटिया शख्स, समझ के रखा है तुमने मुझे। बिना उस बेचारी की एक सुने आसफा गुस्से से पागल हुई थी। उसे हन्नाद मोहतशिम समेत उसके दफ्तर में काम करता हर फर्द ही कैरेक्टरलेस और घटिया लगता था, जिनके लिए लड़कियां उनकी राहत के सामान से ज़्यादा कुछ नहीं थीं। देखिए मिस आसफा, मेरी 1 मिनट बात तो सुन लें। मैं जानता हूँ इस वक्त आपको कॉल करना मुनासिब नहीं है, मगर मुझे हन्नाद सर से मुतालिक आपसे ज़रूरी बात करनी है।
सजावल ने उसकी शदीद किस्म की बदतमीजी के बावजूद बहुत अच्छे से जवाब दिया था, लेकिन आसफा सुल्तान को अपनी नींद से प्यारा कोई नहीं था। उसकी नींद खराब की गई थी। वो भला क्यों कर सुनती हन्नात के बारे में उसके आदमी से कोई भी बात। ये कौन सा वक्त है ज़रूरी बातें करने का? सुबह मैं ऑफिस में आऊँगी, जो बोलना है बोल देना। अभी दोबारा मुझे कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आसफा उस पर बुरी तरह भड़कती कॉल काट गई थी, जबकि सजावल हक्का पक्का सा मोबाइल स्क्रीन को घूरता रह गया था। उसने हन्नात की आंखों में आसफा के लिए जो एहसास देखा था, वो आज से पहले उसने कभी किसी लड़की के लिए नहीं देखा था। उसे पहले दिन से ही हन्नात की निगाहों में तासुर नजर आ गया था, मगर आज शाम को हुए वाक़ये ने उसका शक बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उसे अब यकीन हो चुका था कि हन्नात उस लड़की के लिए कुछ न कुछ फील करने लगा था। शायद ये लड़की ही थी जो उस बिगड़े और भटके इंसान को राह रास्त पर ला सकती थी, क्योंकि आसफा सुल्तान बाकी तमाम लड़कियों से मुख्तलिफ थी, जो हन्नात मोहतशिम की ज़रा सी तवज्जो मिलने पर उसकी बाहों में नहीं आन गिरी थी, जो अपने औरत होने के रुतबे से अच्छी तरह वाकिफ थी। और शायद आसफा का यही ग्रेस और शर्म-ओ-हया हन्नात मोहतशिम को अट्रैक्ट कर चुका था। सजावल और उसकी फैमिली को हन्नात ने हमेशा हर मोड़ पर सपोर्ट किया था। उसे बुरे और अच्छे दोनों वक्तों में हन्नात भाई बनकर उसके साथ खड़ा रहा था। तो वो भला कैसे पीछे हट जाता और उसे ऐसे ही अजियत और दर्द में घुलने देता। सजावल अब किसी भी तरह आसफा को हन्नात के करीब लाने का इरादा रखता था। इंशा को हर तरफ गार्ड्स के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसकी मतलाशी बेचैन निगाहें चारों ओर फैली हुई थीं। अपने गूंगेपन के नाटक की वजह से इंशा किसी से पूछ भी नहीं पा रही थी कि असल में हुआ क्या है। वो भी वहाँ कॉरिडोर के दरमियान में ही खड़ी थी, जब एक जानिब से उसे बाबर दो आदमियों के साथ तेज से चलता दूसरी जानिब जाता नजर आया था। लेकिन इंशा पर नजर पड़ते ही वो फौरन जाते जाते पलटा था। उसे अपनी जानिब आता देखकर इंशा ने बमुश्किल स्माइल दी थी। ज़हे नसीब, आज तो बड़े बड़े लोग अपने हुजरों से निकल आए हैं। क्या हुआ, सब ठीक है? इंशा को यूं सामने देखकर बाबर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वो न जाने कब से दिल ही दिल में इस लड़की को पसंद करता था, और अब बहुत जल्द शबीर खान और अस्मारा बेगम से इसका हाथ मांगने की ख्वाहिश भी रखता था। शबीर खान और अस्मारा बेगम के दिमागों में चलती प्लानिंग से अनजान। उसके बाद के जवाब में इंशा ने इशारे से फ़ाइन की आवाज़ के बारे में पूछा था, जिससे घबरा कर वो बाहर निकली थी। ओह, तो तुम फ़ाइन की आवाज़ से डर गई थी? बाबर उसके चेहरे पर फैली परेशानी देखकर उसका हाथ थामे उसके करीब आया था, जहां इंशा ने उसके हाथ पकड़ने पर अजीब निगाहों से उसे देखा था। वहीं कुछ फासले पर पर्दे के पीछे खड़े वहबान हातिम का खून खौल कर रह गया था। इस घटिया इंसान की जुर्रत भी कैसे हुई थी उसकी होने वाली बीवी को हाथ लगाए। इससे पहले कि वहबान वहां खड़ी खड़ी ही बाबर की अकल ठिकाने लगा देता, इंशा ने जल्दी से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाल लिया था। किसी एहसास के तहत उसने इर्द गिर्द नजरगाहें घुमाई थीं, मगर हर तरफ चाको चौबंद खड़े गार्ड्स के सिवा उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। वो दरअसल आज न जाने कैसे यहाँ कोई शख्स घुस आया था, जिसे कुछ देर पहले गार्ड से मार गिराया है। अब उसकी शनाख्त की जा रही है कि वो कौन है और उससे किसने भेजा था यहाँ। बाबर जैसे जैसे बोलता जा रहा था, इंशा को वैसे ही अपनी सांसें मध्यम होती महसूस हो रही थीं। उसके दिलो दिमाग में सन्नाटा छा गया था, लेकिन बाबर के सामने खड़े होने की वजह से उससे अपने तासुरात नॉर्मल ही रखे थे। उसे बहुत गहरी निगाहों से घूरता वहबान उसके मुस्कुराते चेहरे का कोई और मतलब निकालता, उससे मजीद बदगुमान हुआ था। वो लोग किसी के सियाह बंगले में घुसने की खबर होने पर अपनी सिक्योरिटी अलर्ट करते वहबान तक पहुंचने ही वाले थे, जब यहाँ भी वहबान ने जहानत का सबूत देते उसी भी होश गार्ड को, जिसे उसने अपने कपड़े पहना रखे थे, अपने आदमियों के थ्रू मरवा कर और मशकूक आदमी बनाकर बाबर के आगे पेश कर दिया था। इंतहाई आराम से उनकी जहर का मज़ा उन्हीं को चखाते सारा शक उस पर होने की वजह से वहबान वहाँ से बच निकला था, जबकि इंशा बाबर का कहा जाने वाला आदमी वहबान ही समझती। शदीद तकलीफ के आलम में अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। इंशा से वहाँ खड़ा होना
दुश्वार हुआ था। वो बाबर से मज़ीद कोई बात ही नहीं कर पाई थी और अपने आप को घसीटती रूम की जानिब बढ़ गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग भला उसे कैसे मार सकते हैं? उसने खुद को बचा लिया होगा। हाँ, वो बहुत बहादुर है। उस तक पहुंचना इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा। इंशा आंसू बहाने के साथ साथ खुद से हम कलामी करती बुरी तरह रो दी थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? उसे अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था ना। इंशा का वजूद हौले हौले कांप रहा था जब उसी लम्हे दरवाज़ा खुला था। इंशा ने बेकरारी से पलटकर दरवाजे की जानिब देखा था, मगर वहां खड़ी अस्मारा बेगम को देखकर इंशा ने चेहरा मोड़कर फौरन से पहले अपने आंसू साफ किए थे। आसफा की दोबारा आंख लगी ही थी जब एक बार फिर से वाइब्रेट होता मोबाइल उसे गुस्से से पागल कर गया था। उसे जितनी अपनी नींद प्यारी थी, लोग उतना ही उसकी नींद के दुश्मन थे, और सबसे बड़ा दुश्मन था हन्नाद मोहतशम। अब भी उसका नाम स्क्रीन पर जगमगाता देखकर आसफा के तन बदन में आग भड़क उठी थी। उसका दिल चाहा था कॉल काट कर फोन स्विच ऑफ कर दे, मगर उससे कोई बईद नहीं थी। वो पागल इंसान गुस्से में आकर उसके घर में आन धमकता, इसलिए नाचार आसफा को कॉल अटेंड करनी पड़ी थी। मैंने ड्राइवर भेजा है, अभी और इसी वक्त मेरे पास आओ। हन्नाद की बोझल गंभीर आवाज़ आसफा के 14 तबक रोशन कर गई थी। वो उछलकर बेड से नीचे उतरी थी जब पैर में लगी चोट में दर्द की वजह से उसकी करह निकल गई थी। मैं इस वक्त क्यों आऊँ वहाँ? आसफा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर बहुत मुश्किल से खुद को रोकते ज़बान दांतों तले दबा गई थी। क्योंकि ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। क्या हर बार कॉन्ट्रैक्ट में लिखा याद करवाना पड़ेगा मुझे? हन्नाद की सर्द वहशतनाक सरगोशी पर आसफा का वजूद खौफ से लरज़ उठा था। लेकिन इस टाइम क्या काम है मुझसे? आसफा की ज़बान लड़खड़ा गई थी। अगले 15 मिनट में यहाँ होनी चाहिए हो तुम, फिर खुद ही पता चल जाएगा। हन्नाद पर शराब की वजह से नशा सा तारी हो रहा था, जिसकी वजह से वो बमुश्किल अपने हवास कायम रख पाता उससे बात कर रहा था, मगर उसकी बोझल भारी आवाज़ आसफा की धड़कनें मुंतशिर कर रही थी। मगर सर, उसने कुछ कहना चाहा था मगर फ़ोन बंद हो चुका था। रात के इस पहर उस बंदे के चुंगल में जाना किसी खतरे से कम नहीं था, लेकिन ना जाकर भी वो उस जुनूनी और उल्टी खोपड़ी के मालिक इंसान को कोई इंतहाई कदम उठाने का मौका नहीं दे सकती थी। आसफा के पूरे वजूद पर खौफतारी हो चुका था और वो फैसला कर पाने में नाकाम थी कि उस इंसान पर एतबार करना चाहिए या नहीं। इंशा फटी फटी आंखों से अपनी माँ को देख रही थी, जिसने उसे पूरी जिंदगी इस सियाह बंगले की कैद से ज्यादा कुछ नहीं दिया था, और अब वो उसकी आगे की जिंदगी भी ऐसे ही छीन लेना चाहती थी। वो अपने ही भाई से बचाकर उसे अनजान और गैर लोगों के सुपर्द कर देना चाहती थी, जिन्हें जानना तो दूर उसने आज तक देखा तक ना था। इंशा ने नफ़ी में सर हिलाते जिंदगी में पहली बार उनकी कोई बात मानने से इनकार किया था। इंशा मेरी जान, ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं करूँगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत खुश रखेंगे। प्लीज़ बच्चे, इस बंगले में आपका मज़ीद रहना खतरे से खाली नहीं है। ब्लैक ईगल किसी भी टाइम आकर आपको ले जा सकता है। उसकी ताकत के आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो मेरी गुड़िया। अस्मारा बेगम ने शायद आज पहली बार उससे इतनी खुलकर बात की थी, इस बात से अनजान कि वो बहुत पहले से उनके इन तमाम हालात से अच्छी तरह वाकिफ है। वाहवान की वजह से पहले ही वो गहरे सदमे में थी, ऊपर से अस्मारा बेगम ने उसे नए शौक से दो चार कर दिया था। इंशा पूरी तरह चकरा कर रह गई थी। इंशा आज उनकी कोई दलील नहीं सुनना चाहती थी। वो उनकी हर बात के जवाब में नफ़ी में सर हिला रही थी जब उसकी नज़र कमरे में दाखिल होते वाहवान पर पड़ी थी। अस्मारा बेगम की दरवाजे की जानिब पुश्त थी, जिस वजह से वो वाहवान को नहीं देख पाई थी, लेकिन जहां उसे जिंदा सलामत सामने खड़ा देख इंशा की आंखें खुशी से जगमगा उठी थी, वहीं सामने बैठी अस्मारा बेगम और ऊपर लगे कैमरे के खौफ से उसका चेहरा जर्द पड़ा था। इंशा बेटा, कल तक का टाइम है आपके पास, आप अच्छे से सोच लो। मेरी जान, होगा वही जो आप चाहोगी, जिसमें आपकी खुशी होगी।
अस्मार बेगम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाई थी, इसलिए फ़ौरन उसकी बात मानती आखिर में रिक्वेस्ट करते पलटने को थीं जब इंशा ने फ़ौरन उनको कंधों से थामते रोक लिया था, क्योंकि ऐन उनके पीछे वहबान खड़ा था। वहबान को अगर वो देख लेती तो वहबान ने उन्हें यहीं ख़त्म कर देना था, जो इंशा कभी नहीं होने देना चाहती थी। चाहे जो भी था, वो उसकी माँ थी, वो उन्हें नुकसान पहुँचते नहीं देख सकती थी। इंशा ने सिचुएशन के पेश नज़र इंतहाई मजबूरी के आलम में उनको देखते इशारे से इस रिश्ते पर राज़ी होने का जवाब दे दिया था। इस वक्त उन्हें यहाँ रुकने का इंशा को कोई और जवाब नहीं मिला था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मगर कहानी अभी बाकी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई एक्साइटिंग एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।